हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम उसके बाद में बात करते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट्स, इनके जितने भी साल्ट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एलिमेंट। और हमको पता है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो बेरिलियम का कितना होगा, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2। और आपको पता है कि साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनकी जो साइज होगी, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज की बात करें तो सबसे छोटी किसकी होगी, बेरिलियम +2, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये साइज, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, आयनिक साइज की बात कर रहे हैं, तो ये साइज है। और आपको पता है कि बहुत छोटी साइज इसकी, वेरी स्मॉल साइज, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी। छोटे आयन को, छोटे आयन की क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा होल्ड करेगा, ठीक है। ये हमने देखा, जैसे वहां पर लिथियम वाले केस में लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से इसके हाइड्रेटेड आयन की बात करें, हाइड्रेटेड आयन, उसकी साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन इसका हुआ, तो इसका हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और सबसे छोटी किसकी होगी, बेरियम आयन की। तो सबसे छोटी हाइड्रेटेड आयन की साइज होगी बेरियम की, सबसे बड़ी नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं तो बेरियम आयन की साइज क्या थी, बड़ी। लेकिन हाइड्रेटेड आयन की बात की जाए तो बेरिलियम आयन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इजीली वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इसकी अब हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी होने की वजह से इसका लोकोमोशन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए कंडक्टिविटी की बात करें, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, इनके साल्ट्स की कंडक्टिविटी की बात की जाए, कंडक्टिविटी हमारा टॉपिक है ये रहा। और ये साइज किसकी है, हाइड्रेटेड आयन की है। तो कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, देखिए उस आयन की ज्यादा होगी जिसका लोकोमोशन फास्ट हो, अच्छे से मूव कर सके, ज्यादा मूव कर सके। ये बड़ा आयन है, ये छोटा आयन है, हाइड्रेटेड आयन की बात करें तो इसका लोकोमोशन ज्यादा होने की वजह से बेरियम के साल्ट है वो क्या होंगे, अच्छे कंडक्टिविटी शो करेंगे, गुड कंडक्टर। तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें, इसका ऑर्डर लिखा जाए तो कौन से साल्ट अच्छे से मूव करेंगे, बेरियम। बेरियम के क्यों, कारण क्या है, उसके हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या है, छोटी है। तो अब हमारे पास जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो होगा बेरिलियम +2, उससे ज्यादा कौन सा होगा, मैग्नीशियम +2, फिर कैल्शियम +2, फिर स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2। तो इसके साल्ट ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे, कारण आपको मैंने क्लियर किया। तो फिर से देख लीजिए, ये आयनिक साइज का ऑर्डर है, इसकी साइज छोटी होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रेटेड बेरिलियम आयन की साइज अदर आयन से क्या है, बड़ी है। सबसे बड़ी हाइड्रेटेड आयन, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर छोटा, फिर और छोटा। तो जिसकी हाइड्रेटेड आयन की जितनी ज्यादा साइज छोटी होगी उसका लोकोमोशन या मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। और जो आयन ज्यादा मूव करेगा, इजिली मूव करेगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम कंडक्टिविटी इन साल्ट की होगी और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी बेरियम साल्ट की होगी। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर या रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, किसी आयन का, किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका रिड्यूस करने का पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा।
तो रिडक्शन पोटेंशियल हमने लास्ट जब फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा हाइड्रेशन H, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है एटोमाइजेशन, एंथैल्पी, इन पर डिपेंड करता है डेल्टा ए एच, सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और तीसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस केस में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दो होंगे, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और दूसरा कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इन दोनों पर डिपेंड करेगी। इस केस में इन तीनों को अगर अच्छे से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो फाइनली जो इसका रिड्यूसिंग पावर होगा वो ये होगा, सबसे ज्यादा बेरियम और सबसे कम बेरिलियम, बेरिलियम का। यानी उसमें तो लिथियम का एक्सेप्शनली क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। यहाँ बेरिलियम का, जिसकी साइज छोटी है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज्यादा किसका होगा, कैल्शियम। और कैल्शियम से ज्यादा होगा कैल्शियम ज्यादा होगा स्ट्रांशियम, और स्ट्रांशियम से ज्यादा होगा बेरियम। ये इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर होगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग क्या होगा सेकंड ग्रुप में, बेरियम, और सबसे कम कौन सा है, बेरिलियम। जबकि ग्रुप फर्स्ट में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन सा था, लिथियम। लेकिन यहां पर आपको याद रखना होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बेरियम, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल इन तीन चीजों के बिहाफ पर निकालते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा एटोमाइजेशन एनर्जी, और तीसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें कंक्लूड करके जो फाइनल जो हम देखते हैं रिडक्शन पावर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। आप लोगों को ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन पावर का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, तो देखिए जैसे वहां पर ग्रुप फर्स्ट को पढ़ा था उसी तरीके से हम ग्रुप सेकंड की बात कर लेते हैं। एयर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है आपको बताइए, ऑक्साइड बनाते हैं। अब एयर को जैसे इनको एयर में रखेंगे तो क्या होता है, इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखेंगे ऑन कीपिंग इन एयर। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड की एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट पर एक ऑक्साइड की क्या होगी, लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इनको अगर गर्म करें, हीट करें, तो बाय हीटिंग इन एयर, एयर में हीट करने पर ये क्या बना सकते हैं, एक तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। इन मेटल पे आपको पता है कि चार्ज कैसा होता है, M+2, और ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज होता है, -2। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, ये 2 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, M2O2, तो हम क्या लिखेंगे, MO, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे बेरिलियम क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कैसे कैसे ऑक्साइड बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक तो ये बनाएंगे, एयर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरी बात, इनके अंदर स्ट्रोंशियम और बेरियम, कौन से, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एयर के साथ रिएक्शन करने पर, हीट करने पर ऑक्साइड के साथ साथ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और ये बेरियम ऑक्साइड, इनके साथ साथ ये क्या बना सकते हैं, पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। पर ऑक्साइड SrO2 और यहाँ पर क्या है, BaO2। ये सुपर ऑक्साइड तो कोई नहीं बनाता, लेकिन बेरियम और स्ट्रोंशियम ये क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं।
क्योंकि नीचे जाने पर इन ऑक्साइड्स की और इन आयनों की स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2 आयन की साइज एक अप्रोक्सीमेटली सेम होने की वजह से इस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी या लैटिस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या एयर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन नीचे वाले कौन कौन से स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बना सकते हैं, परऑक्साइड भी बना सकते हैं, परऑक्साइड। ठीक है, और परऑक्साइड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। अब और बात करते हैं, एयर में नाइट्रोजन भी होती है। वहां हमने पहले ग्रुप में देखा कि लिथियम ही नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाया था, नाइट्राइड बनाया था। इसमें बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब के सब नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं और ये मेटल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड बना देते हैं, M3N2 टाइप के नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम पर आपको पता है कितना है, +2, और नाइट्रोजन पे कितना होता है, -3। तो क्या बनेगा, कैसा नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3 -3 है ना ये, और N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर इसको बैलेंस कर लो आप, ये लो। तो इनको अगर गर्म करें एयर की प्रेजेंस में तो ऑक्साइड बना सकते हैं और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, बोलिए, ये नाइट्राइड बना सकते हैं। और ऑक्साइड की बात करते हैं तो उनके बेसिक नेचर की बात पूछेगा, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और नीचे बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये सब के सब कैसे नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला है। लेकिन बेरिलियम को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में क्यों नहीं लिखते, क्यों कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका ऑक्साइड कैसा होता है, और इवन इसका ऑक्साइड और इसका हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसलिए इसको बेरिलियम को क्या नहीं माना हमने, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं किया गया। तो अगली बात हम देखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन, या पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। पहली बात तो याद रखिए कि बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, कैन नॉट शो रिएक्शन विद वाटर। ओके, बेरिलियम कभी भी डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके नहीं, कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। मैग्नीशियम वाटर के साथ बॉईल करने पर हाइड्रोक्साइड देगा। बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, जो कि अनस्टेबल होता है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे वाले जितने भी है वो इस MOH होल ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कैल्शियम का कैसा हाइड्रोक्साइड होगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम तो बनाता नहीं डायरेक्ट, हाँ बना तो सकते हैं, किसी दूसरे वे से बना सकते हैं, लेकिन वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन करके बेरिलियम कभी क्या नहीं बनाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हाइड्रोक्साइड है ये वाटर से रिएक्शन करके बन सकते हैं, लेकिन कौन सा रिएक्शन नहीं बन सकता, बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके क्या नहीं बना पाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा। अब इन हाइड्रोक्साइड की बात करें, जो इनके हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, चाहे वो किसी मेथड से बनाए हो, इनके हाइड्रोक्साइड MOH होल ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड होते हैं। जैसे बेरिलियम किसी दूसरे मेथड से ही बनाया हो, लेकिन है तो सही ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे वहां पर लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सब पड़ा था। तो ये सब के सब क्या है, इसमें आपको याद रखना है पहला तो ये कि ये जो बेरिलियम का ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करता। और किसी तरीके से इसका हाइड्रोक्साइड आपने बना हुआ है तो उसकी नेचर कैसी होगी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। और ये माइल्ड बेस है, बहुत वीक बेस, वीक बेस,
वीक बेसिक, इसकी नेचर क्या है, बहुत ही कमजोर है। और नीचे जाने पर बेसिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटलिक करैक्टर बढ़ रहे हैं, बेसिक करैक्टर बढ़ेंगे। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर बनता है किसी तरीके से या दूसरे मेथड से अगर बना हुआ है तो उसकी नेचर कैसी होगी, एम्फोटेरिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, वीक बेस। इस पर कई बार पूछा है, इन दोनों को देख करके पूछा है कि कौन सा कैसा नेचर का है, विच इज एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम का कैसा होगा, एम्फोटेरिक। लेकिन मैग्नीशियम का एम्फोटेरिक नहीं होता, वो कैसा होगा, वीक बेस, माइल्ड बेस होता है। ठीक है। कैल्शियम का, स्ट्रांसियम का, बेरियम का नीचे जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो याद रखना एल्काइन अर्थ मेटल में या सेकंड ग्रुप में सबकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सिर्फ 2-3 की छोड़ करके वो आगे डिस्कस करते हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जो भी ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, हैलाइड है, उनकी स्टेबिलिटी नीचे जाएंगी तो बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सल्फेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनकी सल्फेट वगैरह नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन हाइड्रोक्साइड में नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, कैसा भी साल्ट हो, नीचे जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा जो छोटे एनायन होंगे जैसे ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, इनकी तो साइज क्या होगी, छोटी होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी सिर्फ इन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब एनायन बड़े हो जाएंगे, सल्फेट हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय घट जाएगी। तो अभी आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड के केस में नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये रिएक्शन विद वाटर में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है। रिएक्शन विद हैलोजन X2 Cl2 Br2 I2 कुछ भी हो सकते हैं, ये हैलोजन हो गए। तो ये पहला पॉइंट तो आप याद रखना है कि बेरिलियम डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन नहीं करेगा। बेरिलियम डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन नहीं करेगा और ये हैलाइड नहीं बना पाएगा डायरेक्ट। तो बेरिलियम का हैलाइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेरिलियम ऑक्साइड को किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करके, जैसे Cl2 से रिएक्शन कर दी, कार्बन की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस कराना पड़ेगा, तो जाकर के बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, BeCl2 या BeX2 बनेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये बेरिलियम का हैलाइड बनने के लिए आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको क्या लेना पड़ेगा, बेरिलियम ऑक्साइड लेना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन से या ब्रोमीन से, जो भी हैलोजन से, तो ये बनेगा। एक बात तो ये याद रखना है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं पहले इसी की। जो बेरिलियम क्लोराइड है ये अलग अलग फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो जो सॉलिड बेरिलियम क्लोराइड है वो पॉलीमरिक फॉर्म में मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ PeCl2, उस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए स्ट्रक्चर BeCl2। ठीक है। इसकी बात करेंगे, 3 कंडीशन में हम बात करेंगे। पहला, इन सॉलिड स्टेट, तो ये क्या होता है, पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमरिक फॉर्म। एक तो ये वाली। दूसरा पूछेगा इन वेपर फेज, वेपर स्टेट या फेज, ये होता है डाइमर फॉर्म में। और तीसरा है वेपर फेज है बट अबाउ 1200 केल्विन।
बहुत हाई टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर पर आपको ये कैसा मिलेगा, ये मोनोमर फॉर्म में होगा, मोनोमर फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए हम इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पॉलीमरिक फॉर्म। जब सॉलिड स्टेट में हो, पॉलीमरिक फॉर्म में हो, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी। पॉलीमरिक सॉलिड BeCl2, तो देखो इसमें बेरिलियम जब पॉलीमरिक फॉर्म में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसा चलता रहता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है। तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो बेरिलियम क्लोराइड है ये किससे जुड़ा हुआ है, 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है। इस तरह से एक बेरिलियम 4 Cl से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4। तो इसमें एक दो क्वेश्चन ये याद रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। बेरिलियम की जो कोवेलेंसी है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, वो कितना होगा, 4। एक बेरिलियम 4 हैलोजन से जुड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लिखेंगे sp3। तो सॉलिड फॉर्म में बेरिलियम क्लोराइड का जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे, सॉलिड BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, sp3 बताएंगे, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है इस तरह से, एक का बॉन्ड एंगल 98 डिग्री और एक का 82 डिग्री है, 82 डिग्री है, ठीक है। और ये बॉन्ड डिस्टेंस है 202 पिकोमीटर और ये डिस्टेंस इस तरह से 263 पिकोमीटर, इस तरह से थोड़ा वेरिएशन है। और आपको एक बात और याद रखनी होगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए एक अगर ये इस प्लेन पर है, XY प्लेन पर, ये मान लो X एक्सिस है, ये कौन सी Y एक्सिस है, तो जो दूसरा होगा उसके परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए एक मेरे हाथ की तरह एक ऐसा है, तो दूसरा क्या इसके परपेंडिकुलर है, ये YZ प्लेन पर होगी, ये क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पर होंगे ये दोनों यूनिट्स। फिर एक इस तरह से XY पर है, ये YZ पर है, ये XY पर, इस तरह से एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी। पहला कि पॉलीमरिक फॉर्म में मिलती है सॉलिड BeCl2 में, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, और ये एक प्लेन में नहीं होता, परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये तो होगी पॉलीमरिक सॉलिड BeCl2 की स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं अगली, इन वेपर फेज जिसमें वो डाइमर फॉर्म होता है, डाइमरिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि बेरिलियम है, Cl और Cl, ठीक है। आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे लिख देता हूं, Cl और Cl, ठीक है। देखिए अगर ये एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, तो इधर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहे हैं। बेरिलियम क्लोराइड 2 को होल्ड कर रहा है बेरिलियम, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इसको दे रहा है, इसी तरह से ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इसको दे रहा है। तो ये वेपर फेज में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसको आप बोलते हैं डायमरिक फॉर्म में। इसको अच्छे से बना देता हूं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है BeCl2। तो इसमें हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, एक बेरिलियम कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 Cl से जुड़ा हुआ है,
और हाइब्रिडेशन की बात पूछेगा तो आप बताएंगे हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2। सॉलिड फॉर्म में कौन सा था, sp3, इसमें कौन सा है, sp2। और अब तीसरी बात करते हैं, वेपर फेज में लेकिन 1200 केल्विन से ऊपर, 1200 केल्विन से ऊपर या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 1000 से ऊपर, तो हम बात करते हैं वेपर फेज अबव 1200 केल्विन। ठीक है, ये कैसा होगा, मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म। इसमें इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, BeCl और Cl, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा, लीनियर शेप होगी। तो ये तीन तरह के आपने स्ट्रक्चर देखे, कौन कौन सी, सॉलिड फॉर्म में, वेपर फेज में, और वेपर फेज में भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर मोनोमेरिक फॉर्म में हो। तो पहले में जब सॉलिड फॉर्म में था तो हाइब्रिडेशन क्या था, sp3, डाइमर फॉर्म में था गैसियस स्टेट में तो क्या था, sp2, और गैसियस स्टेट ही है लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इस पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो कौन सा होगा, sp होगा, और इसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगा। और आपको पता है कि बेरिलियम आयन की साइज बहुत ज्यादा छोटी होने की वजह से, आपको पता है जब किसी की साइज बहुत छोटी होती है तो एनायन का इजीली क्या कर लेगा, पोलराइजेशन कर लेगा। इसलिए बेरिलियम के जितने भी हैलाइड है BeX2 ये सब कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर। कैसे, आपको रेफरेंस देखना हो तो अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, फेजान रूल में हम बोलते हैं कि कैटायन की साइज छोटी हो, एनायन की साइज बड़ी हो तो क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा और क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कोवलेंट नेचर सबसे ज्यादा किस में है, बेरिलियम के हैलाइड्स में। नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे और कोवलेंट कैरेक्टर कम होंगे, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, C6H6, अल्कोहल, ईथर, इन सब में इजीली डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल है। तो बेरिलियम हैलाइड इनमें इजीली सॉल्युबल है। क्यों है, क्योंकि इनमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है और कोवलेंट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर वाले इजीली क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा। तो इजीली बेंजीन में कौन डिसॉल्व होगा, बेरिलियम क्लोराइड। क्यों, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो बाकी के जितने भी हैलाइड है, बेरिलियम के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन बेरिलियम डायरेक्ट नहीं बन सकता था। और जब ये बनेंगे तो किस टाइप के बनेंगे, जैसे बेरिलियम का तो आपने देखा BeCl2, मैग्नीशियम का कैसा बना, MgCl2, फिर आप X2 लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर पूछ सकता है, आयोनिक ऑर्डर, आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर का ऑर्डर पूछे तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड से लेकर के बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, बेरियम क्लोराइड तक। अगर कोवलेंट पूछा होता तो ज्यादा कौन सा होता, ये होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी में ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम क्लोराइड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो यहां से ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और कहां तक बढ़ेगी, बेरियम क्लोराइड तक बढ़ेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जा सकता है। ये हम ऑलरेडी इसकी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने हैं वो ऐसे बता दिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन से और कार्बन की प्रेजेंस में, तो जाकर के क्या बन रहा है, बेरिलियम क्लोराइड। डायरेक्ट नहीं बन रहा था, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। जैसे फर्स्ट ग्रुप में पढ़ी थी वैसे ही, ठीक है, वैसा का वैसा ही है। तो रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 के साथ रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। इसको बोलते हैं अमोनिएटेड सॉल्यूशन, जो हमने ग्रुप फर्स्ट में पढ़ा था, जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, जैसे कोई मेटल है, इनमें से कोई भी मेटल है। ओके, ये मेटल जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा, मैं इसको लिख देता हूँ X + Y, ये कितने भी मोल हो, तो यहाँ लिखा मैंने अमोनिया NH3। अब ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो एक तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से,
मेटल और ये अमोनिया उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जुड़ेगा +2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X, और यहाँ पर उसमें भी काम ले सकते हैं, ये रिएक्शंस का तरीका। इसमें +2 चार्ज होता है इसलिए मैं नेट क्या लिख दिया +2। और यहाँ पर दूसरा क्या बन सकता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा अमोनिया के साथ, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ लिखा मैंने Y और इस पर लिख दिया मैंने -1 चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की वजह से पर नेट चार्ज कितना है -1। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलरफुल सॉल्यूशन बनेगा ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो अमोनिया से रिएक्शन करके जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कलरफुल है, डीप ब्लू कलर का होगा, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और अब इसको पड़ा रहने दें, ये मेटल कंसंट्रेट अमोनिया ले लें, तो ये लिक्विड कंसंट्रेट अमोनिया, तो ये इस तरह से मेटल है अमोनिया के साथ एक अमाइड बनाएगा, मेटल अमाइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करेगा, H2 गैस बाहर निकालेगा। इस वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करते हैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर। और ये अब इसके अपनी पैरामैग्नेटिज्म को लूज कर देगा, और ऐसे साल्ट, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो आपको अभी ये पूछना है, याद रखना है कि ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, डीप ब्लू कलर का देगा, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और ये रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ तो मेटल अमाइड बनाएगा और हाइड्रोजन देगा, और इस वजह से क्या होगा, ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड से अगर इनके साल्ट रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट हम अब क्या करते हैं, रिएक्शन न लिख करके डायरेक्ट हम उसकी हेडिंग वाला क्वेश्चन याद रखना आपको कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो मैं लिख रहा हूँ सल्फेट, सल्फेट, इनके सल्फेट पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इनके सल्फेट कैसे बनेंगे, इनका कोई भी साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा। तो ये हमने नहीं देखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है इनके सल्फेट कौन कौन से हो सकते हैं, बेरियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, ये सल्फेट है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक तो सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखिए इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हर में अभी तक पढ़ा हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, हाइड्राइड, जो नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। तो इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, बेरिलियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और सबसे कम किसकी होगी, बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम होगी। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग याद रखेंगे। बेरियम सल्फेट की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट की, फिर कैल्शियम सल्फेट की, और फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट की, फिर सबसे कम किसकी होगी, बेरियम सल्फेट। क्योंकि अभी एनाइन की साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से उसकी क्या लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वहां पर अब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कंपेयर करेंगे। मैंने लैटिस एनर्जी उनको दोनों कंपेयर करना सिखाया था, तो याद रखेंगे जब एनाइन बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रुप सेकंड में एनाइन बड़ा होगा तो नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और एनाइन छोटा है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड है, हैलाइड है, तो नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हुए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। और थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सल्फेट के बारे में देखा। इसी तरह से हम और लिख लेते हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात और कर लेते हैं। सल्फेट के बाद में बात करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट, इसके मेटल कार्बोनेट ऐसे होंगे SO3, ये +2 और ये -2, तो क्या बनेगा बोलो, मेटल कार्बोनेट। इस तरह का कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी कार्बोनेट है, तो आप डायरेक्ट याद करते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
तो इसमें भी एनाइन है, वो बड़ी साइज का है, तो नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी बेरिलियम कार्बोनेट की, उसके बाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद बोलिए स्ट्रांशियम कार्बोनेट, और लास्ट में बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी इनकी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इनके जितने भी कार्बोनेट हैं ये डिकम्पोज हो सकते हैं मेटल कार्बोनेट, गर्म करने पे ये मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस देते हैं। जबकि पहले ग्रुप में क्या थे, पहले ग्रुप में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी सबके सब क्या थे, थर्मली स्टेबल थे। इसमें थर्मली स्टेबिलिटी उनके कंपैरिजन में क्या है, कम है। नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऊपर वाले आसानी से गर्म करते क्या देंगे, CO2 गैस दे देंगे। आपको पता हमने ये सॉल्वेंट प्रोसेस में पढ़ा है, CaCO3, उसको गर्म करते क्या बना था, CaO प्लस CO2। सॉल्वेंट प्रोसेस कल ही मैंने आपको पढ़ा है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी को इनमें डिस्कस करना है। इस तरह से आप लोग जितने भी हैं साल्ट उनके बारे में पढ़ेंगे। एक और पढ़ लेते हैं इसमें, हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेटल हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड ये M+2 और H-1, तो कैसा बनेगा, MH2 टाइप के हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, तो एक तो याद रखना है कि बेरिलियम है वो डायरेक्ट H2 से रिएक्शन करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बना सकता। एक तो ये याद रखेंगे, बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, डायरेक्ट क्लोरीन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, और यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बेरिलियम हाइड्राइड जो किसी और तरीके से बने होंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, पॉलीमरिक और कोवलेंट नेचर के होते हैं। ये आपको दूसरी पॉइंट याद रखनी है। और बाकी के जितने भी बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रांशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये सब के सब कैसे होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं। और नीचे जाएंगे तो आयोनिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। और कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। ठीक है, ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रोलिथ किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को। कैसे होते हैं, सब के सब आयोनिक नेचर के। ये दोनों कैसे होते हैं, पॉलीमरिक और कोवलेंट नेचर के होते हैं। बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर सकता, अगर इसको बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे, बेरिलियम ऑक्साइड को H2 से रिएक्शन करेंगे, वही कार्बन की वजह से रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूस करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, BH2 बन जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड है, वो पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। बस आपको ये इतने क्वेश्चन याद रखने, ठीक है, तो नोट कीजिए इनको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, हमने पहले वाले ग्रुप में देखा कि लिथियम भी एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा था। यहां पर देखिए बेरिलियम, ठीक है, फिर बाकी के नीचे भी ग्रुप के मेंबर हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और रेडियम। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये इनके साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके कारण क्या है, वही कारण है जो हमने लिथियम के लिए पढ़ा था, क्योंकि इसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या होगा कि ये अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अब ये अबनॉर्मल बिहेवियर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन बेरिलियम ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, इसके ऑक्साइड भी, इसके साल्ट भी कम बेसिक हैं, तो ये इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेरिलियम है वो डज नॉट लिबरेट H2 गैस बाय द रिएक्शन विद एसिड। तो बेरिलियम है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, साल्ट और H2 गैस लिबरेट नहीं करता, कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बेरिलियम एसिड से रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, और ये H2 गैस लिबरेट नहीं करता। जबकि बाकी के जितने भी मेटल हैं
वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं, और क्या कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कैल्शियम है, HCl से रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन बेरिलियम है एसिड से रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो H2 गैस निकलने का तो चांस बहुत कम हो गए। तो कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद एसिड, ये इसका अबनॉर्मल बिहेवियर होगा। दूसरा, बेरिलियम आपने पढ़ा, मैंने बात की थी, बेरिलियम के डायरेक्ट वाटर से क्या रिएक्शन कर सकता है, बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट वाटर डायरेक्टली, ये डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता। बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, मेटल क्या कर रहा है, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम है या जितने भी बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, सबके सब रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, लेकिन बेरिलियम क्या कर रहा है, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा। तो बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद वाटर। ओके, अगली बात करते हैं कि इसके जितने भी कंपाउंड है, इसके जितने भी साल्ट्स हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं इनके, बेरिलियम कंपाउंड, वो कैसे बाय नेचर, कोवलेंट, ये कोवलेंट नेचर के, जैसे बेरिलियम का क्लोराइड है, बेरिलियम का हाइड्राइड है, जितने भी इसके बेरिलियम के साल्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कंपाउंड है, वो सब के सब बाय नेचर कैसे होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे। बाकी नीचे जाने पर कोवलेंट नेचर घटेगा और आयनिक नेचर बढ़ेगा। तो नीचे वालों के सबके क्या है, कैरेक्टर कैसे हैं, आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम के कंपाउंड कैसे हैं, ये सब जो भी बातें पढ़ रहे हो बेरिलियम के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, बेरिलियम के लिए पढ़ रहे हैं। तो बेरिलियम का एसिड से रिएक्शन करेगा तो H2 गैस नहीं देगा, बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, और बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है, मैंने पढ़ाते वक्त बताया कि बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर ले। जबकि होना क्या चाहिए था कि मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है बेसिक नेचर के होने चाहिए, एम्फोटेरिक होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये दोनों के क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के। बेरिलियम का ऑक्साइड भी और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, वो दोनों ही कैसे नेचर के हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा है। और दूसरी बात ये कि बेरिलियम है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे आपने BeCl2 में देखा था, डायमरिक फॉर्म में वो कितने बॉन्ड बना रहा था, 4 बॉन्ड बना रहा था, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। तो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होता है। देखिए अदर कितने बना सकते हैं, अदर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, d ऑर्बिटल होने की वजह से वो कितने बना सकते हैं, 6 तक भी जा सकते हैं, लेकिन बेरिलियम सिर्फ कहां तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है। तो ये 4-5 अबनॉर्मलिटी याद रखना। बेरिलियम एसिड के साथ H2 गैस रिलीज नहीं कर सकता, बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इनके कंपाउंड जितने भी हैं वो सब कैसे नेचर के हैं, कोवलेंट नेचर के। नीचे जाएंगे तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे नेचर के हैं, एम्फोटेरिक हैं। ये बेसिक मत कर देना, वीक बेसिक नहीं कर देना, ये सब कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, जबकि बाकी के अदर कितने बना सकते हैं, 6 तक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इसकी कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर हमने पढ़ा। अब आपने देखा कि जब बेरिलियम अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो फिर वो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा। तो आपने डायगोनल रिलेशनशिप देखी है हमने, बेरिलियम के बाद में ये 13 ग्रुप की बात करते हैं, बोरॉन, फिर क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। तो आपने देखा कि बेरिलियम और बेरिलियम यहां से लिख देता हूं मैं, ऊपर मैंने यहां पे लिख दिया, इसके यहां पे मैंने इसको हटा करके ऊपर से लिखता हूं। ये 13 ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये 13 ग्रुप, इसमें क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों कर सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप का जो रीजन है वो क्या है, बोलो, वो रीजन होगा इनका चार्ज रेडियस रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। किस किस का, एल्यूमिनियम के साथ। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, तो देखिए दोनों की खास बात करते हैं कि बेरिलियम का कार्बाइड, बेरिलियम का कार्बाइड क्या होगा, Be+2 होता है, कार्बन पर -4 होता है, तो मैं 4 और ये C2, इसको मैं काट करके क्या लिख सकता हूँ, 2 से अगर काट करता हूँ सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। एक्चुअली होता कैसा है, बेरिलियम +2 और C पर -4, तो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करके Be2C लिखते हैं। और एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3,
ये दोनों ही हाइड्रोलाइज्ड होकर के मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया, CH4 और CH4 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये दोनों बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का दोनों के कार्बाइड, जबकि कैल्शियम के कार्बाइड ये क्या बनाता है, इथाइन बनाता है, एल्काइन बना देता है ना, इथाइन एसिटिलीन जिसको बोलते हैं। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम की दोनों के कार्बाइड क्या बनाते हैं, मीथेन बनाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसके हाइड्राइड मीथेन देंगे, किसके कार्बाइड, सॉरी बेरिलियम के कार्बाइड और एल्यूमिनियम के कार्बाइड हाइड्रोलाइज होकर क्या देंगे, मीथेन गैस देंगे। ये दोनों में सिमिलरिटीज है। दूसरा देखिए, हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम कलर जो था, तो हमने फर्स्ट ग्रुप में देखा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या ज्यादा। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी नहीं देगा। तो बोथ कैन नॉट शो फ्लेम कलर, दोनों ही फ्लेम कलर नहीं देते, कैन नॉट शो फ्लेम कलर। कौन कौन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। कारण क्या है, रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही फ्लेम कलर नहीं देंगे, ठीक है। तीसरी बात देखिए, जितने भी मेटल्स हैं वो उनको मैं ऑक्सीडाइज कराऊं तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, जैसे HNO3 वगैरह से। तो ये इतने लेस रिएक्टिव है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम, अगर मैं इनको HNO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका, तो ये इस पर क्या करते हैं, एक लेस रिएक्टिव, या यूं कहें इसके रिगार्डिंग लेस रिएक्टिव है, आगे ऑक्सीडाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी सरफेस पर एक पैसिव वाला लेस रिएक्टिव एक लेयर बन जाती है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर, तो इनकी सरफेस पर जैसे बेरिलियम है, ठीक है, ये बेरिलियम है, तो क्या होगा कि जब इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इसकी सरफेस पर एक लेयर बन जाएगी, इसको और फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेगा। तो ये HNO3 एसिड से रिएक्शन करने पर पैसिव लेयर बनाएंगे दोनों ही, इसलिए क्या होंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटी हुई। पहली क्या देखी आपने कि दोनों के कार्बाइड क्या बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। दूसरी देखिए आपने कि फ्लेम टेस्ट नहीं दे सकते, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, HNO3 के साथ एक पैसिव लेयर बना लेते हैं, इसलिए क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चौथी बात कर रहे हैं कि अब देखो दोनों ही मेटल हम मान रहे थे, बेरिलियम को और एल्यूमिनियम को, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, KOH जो कि बेस है उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। KOH के साथ रिएक्शन कर करके ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका मतलब क्या हो, ये रिड्यूसिंग मिक्सचर के तौर पर काम आ सकता है। तब ये हैरत वाली बात है कि मेटल है और मेटल ही बेस से रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं कि लेस मेटलिक नेचर के होते हैं। तो बेरिलियम KOH से रिएक्शन करके K2BeO2 और H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम KAlO2 प्लस H2, ये लो, इस तरह का साल्ट और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो दोनों ही बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और कौन सी गैस दे रहे हैं, H2 गैस दे रहे हैं। तो ये पूछ सकता है विच मेटल कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ KOH और NOH। तो आपका ऑप्शन में दिया होगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। एसिड के साथ बेरिलियम रिएक्शन नहीं कर रहा था, यहाँ पर KOH के साथ कर रहा है और H2 गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बेसिक मीडियम में KOH के साथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। और दोनों के ही हैलाइड, चाहे वो बेरिलियम का हो BeCl2 या एल्यूमिनियम के AlCl3, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेविस एसिड, दोनों ही लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। और दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। तीन सिमिलरिटी थी। पहले सिमिलरिटी, दोनों के कार्बाइड क्या दे रहे थे, मीथेन गैस दे रहे हैं, कब, हाइड्रोलाइज होकर के। दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहे, दोनों HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो पैसिव लेयर बना लेते हैं, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और दोनों ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम KOH के साथ रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, H2 गैस रिलीज कर रहे हैं। और दोनों के ही हैलाइड क्या होते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। तो ये हमने एब्नॉर्मलिटीज पढ़ी, ठीक है। थैंक यू।